हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं हिंदुस्तान में फैली एक भीषण समस्या से निपटने के लिए बनाया गया कानून, दैट इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। दहेज की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, और इसकी रोकथाम के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए हमारी पार्लियामेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की डेटा को यदि आप देखें तो पाएंगे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वेमेन में लगभग 32% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी रिलेटेड हैं। तो आप समझ सकते हैं इस समस्या की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, इसकी गंभीरता कितनी अधिक है। तो आइए देखते हैं इसके प्रोविजन, और साथ ही हम देखेंगे इस एक्ट के एडिशनल में बनाए गए कुछ रूल्स। ठीक है, तो तीन बड़ी महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली कि दिस एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन 1 मई 1961। प्रिलिमिनरी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है कभी कभार, है ना। उसके अलावा दूसरी डेट आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट्स एसेंट मिली थी 20 मई 1961 को। प्रेसिडेंट साहब ने इस पर हस्ताक्षर किए होंगे 1961 के 20 मई को, और ये प्रभावी हुआ, एनफोर्स हुआ 1 जुलाई 1961 से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1 जुलाई 1961। अक्सर ये डेट ज़्यादा पूछी जाती है। इसका प्रियम्बल देखें तो बड़ा सिंपल सा है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। ठीक है, गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी से ये डील करता है। आइए अब हम इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड, कमेंसमेंट एक्सेट्रा देख लेते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 विच इज द नेम ऑफ द एक्ट। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इंडिया के सारे एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लग गए। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो उसकी डेट हमने देख ली है कि इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक ही डेफिनेशन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज डाउरी, कि दहेज आखिर होता क्या है। सो इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप याद रखेंगे, एग्रीड टू बी गिवन। यदि दी नहीं है लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट भी हुआ है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डाउरी में आएगा। किस किस के द्वारा? बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी टू द मैरिज, यानी दूल्हे को दुल्हन ने या तो दी है या एग्री हुई है, या फिर पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, ध्यान रखना, कोई और व्यक्ति भी है, कोई रिश्तेदार है, वो भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा कि उसने यदि दी है या एग्री हुआ है। ठीक है, कब कब भाई? एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। यानी कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि कब डाउरी दी जाएगी, मैरिज के कितने टाइम के भीतर दी जाएगी तो वो डाउरी मानी जाएगी। और इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन यहीं पर दिया गया है कि इट डज नॉट इंक्लूड डावर और महर। मुस्लिम लॉ आपने पढ़ा होगा, मोहम्मदन लॉ में डावर या महर देने की परंपरा है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया लॉ में ये परंपरा है, तो वो डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का वही मतलब होगा जो आईपीसी के सेक्शन 30 में है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका सेक्शन देखते हैं कि व्हाट इज द पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इस सेक्शन में, वो ये है, एनी पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव्स, टेक्स और अबेट्स। तो एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या सिर्फ देना या लेना अपराध है? तो नहीं, लेना, देना और उनका दुष्प्रेरण भी अपराध है। आप जानते हैं अबेटमेंट किन 3 कंडीशंस में या किस 3 तरह से हो सकता है? एडिंग, इंस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी। तो इन 3 में से कोई भी एक चीज यदि हो रही है डाउरी से रिलेटेड
तो वो भी पनिशेबल होगा। क्या पनिशमेंट होगी? imprisonment for a term which shall not be less than 5। ठीक है, मिनिमम लिमिट यहां पर दी हुई है कि मिनिमम 5 साल होगी। एंड फाइन विच shall not be less than 15,000 rupees और द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज मोर। आमतौर पर यहां पर टर्म यूज किया जाता है ऐसा लेस, लेकिन यहां पर है मोर। तो ये बात आप याद रखिएगा कि फाइन की राशि वो होगी, फाइन का अमाउंट वो होगा जो ज्यादा होगा, और कम से कम 15,000 रुपए तो होगा ही होगा। ठीक है, एक प्रोविजन इसमें छोटा सा दिया हुआ है कि कोर्ट यदि चाहे तो एडिकेट और सफिशिएंट रीजन के लिए कम भी कर सकती है सजा। ठीक है, और वही बात फाइन के लिए भी बराबर से एप्लीकेबल होगी कि फॉर स्पेशल एंड एडिकेट रीजन कोर्ट में इम्पोज फाइन विच इज लेस देन 15,000 रुपीज। ऑलराइट, सबसेक्शन 2 इसका कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to or in relation to a presents which are given at the time of marriage to the bride। टाइम ऑफ मैरिज पर ब्राइड को दिए जाने वाले जो प्रेजेंट्स हैं या गिफ्ट हैं, दुल्हन को जो गिफ्ट दिए जाएंगे शादी के समय पर, वो सब इसमें नहीं काउंट होंगे। और ऐसा ही एक और प्रोविजन बी में दिया हो, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ग्रूम, यानी कि दूल्हे के लिए जो गिफ्ट दिए जाएंगे। लेकिन दूल्हे वाले केस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट एनी डिमांड, यानी कि दूल्हे ने कोई डिमांड नहीं की हो कि नहीं साहब हमें तो 20 लाख रुपए कैश ही चाहिए। ऐसी गिफ्ट इससे एग्जेम्प्टेड होंगी। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ मैरिज, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, एट द टाइम ऑफ मैरिज। और सबसेक्शन 2 में एक छोटा सा प्रोविजन भी दिया हुआ है जो ए और बी दोनों में होगा, हम देखेंगे। प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डेंस में बनाए गए रूल्स के अंडर इनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी ऐसी प्रेजेंट की जो दूल्हा और दुल्हन को शादी के टाइम पर दी जा रही है। तो ऐसे रूल्स भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो इस प्रोविजन का जिक्र तो हम कर चुके हैं। एक प्रोवाइडेड फर्दर भी है, वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of कस्टमरी नेचर। ठीक है, कस्टमरी नेचर के कोई कस्टम है जो ये अलाउ करता है कि इस तरह की कोई गिफ्ट दिए जाए। ठीक है, तो ऐसी प्रेजेंट भी डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज का रिगार्ड रखना पड़ेगा, एक चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, वो ये है कि ऐसी गिफ्ट की वैल्यू एक्सेसिव ना हो। ठीक है, अत्यधिक ना हो। किस चीज से? फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज बिहाफ सच प्रेजेंट्स आर गिवन, है ना भाई। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है देने वाले का, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए गिफ्ट की वैल्यू। पता चला 20 लाख रुपए तो महीना कमाते हो और एकदम 1 करोड़ रुपए की गाड़ी दे दी है ना। तो ये चीज कंसिडर की जाएगी कि कब? जब वो गिफ्ट कस्टमरी नेचर का होगा। ठीक है, 4th पर आ जाते हैं। 4th सेक्शन कहता है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। लेने देने और अबैटमेंट का अपराध है, उसकी सजा हम देख चुके। डिमांड करने की, दहेज मांगने की कितनी सजा होती है? So if any person demand directly or indirectly from parents or other relatives or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than 6 months, but which may extend to 2 years। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, और फाइन जो 10,000 रुपए तक होगा। और इसका प्रोविजन भी वही कहता है कि भाई कोर्ट एडिकेट और सफिशिएंट रीजन के लिए चाहे तो ये सजा कम कर सकती, 6 महीने से कम का इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4A देखते हैं। सेक्शन 4A इतना लंबा चौड़ा सा दिया हुआ है। सिंपल सी बात इतनी, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। यदि कोई भी पर्सन एडवर्टीजमेंट देता न्यूज़पेपर में, जर्नल में, मीडिया में, सोशल मीडिया भी आजकल इंक्लूसिव है, एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी और एनी मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ठीक है, जिसमें वो एक तरह से एडवर्टीजमेंट दे रहा है कि भाई इतनी इतनी संपत्ति हमारे पास है और यदि कोई मेरे बेटे या बेटी से शादी करेगा तो उसका इतना इतना परसेंटेज उसे दे देंगे। तो ये एक तरह से डाउरी का एडवर्टीजमेंट हुआ, है ना, वो नहीं कर सकते हो आप। या फिर कुछ भी प्रिंट या पब्लिश या सर्कुलेट कर रहे हो इस तरह के कोई एडवर्टीजमेंट जो कि क्लॉज ए में दिए हुए हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट पर बैन लगाया हुआ है सेक्शन 4A ने। और बैन का मतलब है यहाँ पर एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। कितनी सजा मिलेगी? कम से कम 6 महीने की, और जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 5 इयर्स तक की, ठीक है। और फाइन भी लगाया जा सकता है 15,000 रुपए तक का, ठीक है, 15,000 रुपीज तक का फाइन लगाया जा सकता है। इसका प्रोविजन भी वही कहता है भाई कि एडिकेट और स्पेशल रीजन जिनको कोर्ट रिकॉर्ड करेगा कम सजा भी दे सकता है 6 महीने की। कोर्ट को लगता है कि भाई सफिशिएंट ग्राउंड है कि 6 महीने से कम सजा हो जाए, दे सकता है कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 5 देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है, बड़ा प्यारा सा सेक्शन है। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग द डाउरी। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी से रिलेटेड है वो क्या होगा? वॉइड, शून्य होगा, ठीक है, नल एंड वॉइड रहेगा। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है ना। कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा होगा, ऑल द एग्रीमेंट्स विच आर लीगली एनफोर्सेबल आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो वॉइड रहेंगे, ठीक। सेक्शन 6 देखते हैं, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हायर्स, ठीक है। यदि कोई डाउरी ले ही ली गई है तो सजा तो होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि सजा हो गई तो वो डाउरी आपकी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रोविजन देता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि यदि कोई डाउरी ले ली है किसी पर्सन ने अदर देन द वुमेन, यानी कि वो डाउरी दुल्हन के लिए दी गई गिफ्ट विफ्ट नहीं है, ठीक है, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने ले ली है, तब क्या होगा? यदि वो डाउरी मैरिज के पहले ली गई है तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ मैरिज वो वापस देनी पड़ेगी। यदि एट द टाइम ऑफ मैरिज दी गई है या फिर आफ्टर मैरिज दी गई है तो विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन वो गिफ्ट या डाउरी या पैसा जो भी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी रिसीव की गई है, उसके रिसीविंग के 3 महीने के भीतर वापस करनी पड़ेगी। थर्ड इसका क्लॉज कहता है, इफ द डाउरी वाज रिसीव व्हेन वुमन वाज माइनर, ठीक है, अवयस्क थी, नाबालिग थी, लड़की जिसकी शादी हुई थी, तो 3 महीने के भीतर, कब से 3 महीने के भीतर? जब वो 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ले, 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ले, यानी कि मेजर हो जाए, बालिग हो जाए, वयस्क हो जाए, उस डेट से 3 महीने के भीतर वो वापस लौटानी पड़ेगी, ठीक है, वापस लौटानी पड़ेगी। और जब तक वापस नहीं लौटाई जा रही, that person shall hold it in trust for the benefit of the woman, है ना, वो इस तरह से होल्ड करेगा जैसे वो उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है और उसके सारे बेनिफिट जो होंगे वो उस वुमेन के होंगे। ये कहता है सेक्शन 6, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात ये करता है, ठीक है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि कोई भी पर्सन फेल कर जाता है ऐसी ट्रांसफर से, है ना, जो टाइम लिमिट सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में दिए, उससे फेल करता है यानी कि विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है। कितना पनिशमेंट? नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, ठीक है, और फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज, ठीक है, नॉट लेस देन 5,000 रुपीज, बट ये फाइन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10,000 रुपए तक, ठीक है, और विद बोथ, यहाँ पर दोनों भी हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। सब सेक्शन 3 कहता है, वेयर द वुमन एंटाइटल टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सब सेक्शन 1 डाइज बिफोर रिसीविंग इट, यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो लीगल हायर्स है उनके लिए वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, ठीक है। लीगल हायर्स जो हैं महिला के, उसके पास वो संपत्ति भेज दी जाएगी, ठीक है।
और इसका प्रोविजो कहता है वेयर सच वुमन डाइज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। आपको आईपीसी का एक सेक्शन इसको पढ़ के याद आ रहा होगा 304 का बी। 304 बी जो है वो डाउरी डेथ्स की बात करता है ना, कि अननेचुरल टाइप की कोई डेथ हो गई है शादी के 7 साल के भीतर और ये प्रूव हो जाता है कि दैट वुमन वाज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी ड्यू टू डाउरी एक्सेट्रा, तो प्रिज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसी डेथ एक्सेट्रा की कंडीशन में क्या होगा? नंबर 1, सच प्रॉपर्टी शेल इफ शी हैज नो चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट्स। बच्चे नहीं है तो उसके माँ बाप को ट्रांसफर कर दो। इफ शी हैज चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू सच चिल्ड्रन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन, है ना, उन बच्चों के बेनिफिट के लिए एज अ ट्रस्टी जैसे वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक वो ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाता। 3 देखते हैं, वेयर अ पर्सन कॉन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर फेलियर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी हैज नॉट बिफोर his conviction under subsection transferred such property to the woman entitled thereto, or the case may be her heirs, parents or children. The court shall, in addition to awarding punishment under such subsection, direct by order in writing that such person shall transfer the property to such woman or her heirs, parents, children, etc., etc., within such period as may be specified in the order. ठीक है, कि यदि किसी व्यक्ति को सेक्शन 2 या सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जेल हो गई है तो कोर्ट एडिशनली इस कन्विक्शन ऑर्डर के साथ साथ एक ऑर्डर भी लिख सकता है, ऑर्डर भी पास कर सकता है कि भैया ऐसी प्रॉपर्टी इतने इतने टाइम में ट्रांसफर कर दी जाए किसको, या तो उस महिला को, महिला नहीं है तो उसके बच्चों को, उसके लीगल हायर्स को या उसके पेरेंट्स को। ठीक है, और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे डायरेक्शन से भी कंप्लाई नहीं करता है जो भी पीरियड इस ऑर्डर में डायरेक्ट किया गया है, तो जितनी प्रॉपर्टी की वर्थ होगी उसके इक्वल उससे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 20 लाख रुपए का एक घर था तो 20 लाख रुपए उससे रिकवर कर लिए जाएंगे। और ये रिकवरी का तरीका कैसा होगा? जैसे फाइन रिकवर होता है ना कोर्ट के किसी ऑर्डर में जो फाइन होता है, ठीक है, उस तरह से ये रिकवर किया जाएगा। ठीक है, और ये कहता है सबसेक्शन 4 और सेक्शन 3A कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और 4। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 देखते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की ये बात करता है। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन सा कोर्ट लेगा भाई? प्रीलिम का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको आप बड़े अच्छे से याद रखिएगा। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC या MM, ये इस मामले का कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है, इसका क्लास डी कहता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट नंबर 1 ऑन इट्स ओन नॉलेज, यानी कि सुमोटो कॉग्निजेंस भी लिया जा सकता है। नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर या ओन मोशन पर। दूसरा ऑन अ कंप्लेंट बाय एग्रीव्ड पर्सन, और एग्रीव्ड पर्सन में यहाँ पर इंक्लूसिव है पेरेंट और अदर रिलेटिव। ठीक है, कंप्लेनेंट खुद भी हो सकता है जो अग्रीव्ड पर्सन है, या उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव, या फिर रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं अग्रीव्ड के बिहाफ पर। ठीक है, क्लॉज सी कहता है इट शैल बी लॉ फॉर MM और JMFC टू पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, इसका माइनर सिंपल सा हम समझ लें, JMFC और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक वो पनिशमेंट दे सकते हैं। कितनी होती है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। उस लिमिट के बियॉन्ड भी इस एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट दी जा सकती है। ये 7 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज C। ठीक है, यानी कि जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा भी पनिशमेंट MM या JMFC दे सकता है। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है छोटा सा,
जिसमें कह रहा है कि रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे, जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया होगा। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं और सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर एक्ट पर। ठीक है, चैप्टर 36, ध्यान रखिएगा ये बात। और सबसेक्शन 3 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू सच प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। कोई भी स्टेटमेंट एक्सेट्रा जो एग्रीड ने दिया होगा, ठीक है, उसका कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। ये एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है अग्रीव्ड पर्सन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 8 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो एक प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन यहां से बन सकता है भाई, 3-4 ऑप्शन होंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल। तो ध्यान रखना है, कॉग्निजेबल होंगे, बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इनमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किन किन पर्पज से भाई, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, सेक्शन 42 सीआरपीसी के पर्पज से, अरेस्टिंग विदाउट वारंट, ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन शुरू करना वगैरह वगैरह, जितने भी ये सारे पर्पज से, इन पर्पज के लिए कॉग्निजेबल माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और 8A देखते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात और जो आप याद रखेंगे, पहले इस एक्ट के अंडर ऑफेंसेस बेलेबल होते थे, लेकिन 1986 के अमेंडमेंट के बाद ये सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन फंस सकता है। तो पहले ये ऑफेंसेस बेलेबल हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे सारे ऑफेंसेस 1986 के अमेंडमेंट के बाद नॉन बेलेबल हो चुके हैं। नॉन बेलेबल का मतलब आप जानते ही होंगे, बेल जिसमें मैटर ऑफ राइट नहीं होता, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है ना। तो नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल होंगे ऑफेंसेस। इस बात को आप बड़े ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम सेक्शन 8A देखते हैं। सेक्शन 8A सिंपल सी बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा मामला है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो अक्यूज्ड पर होगा। ठीक है, अक्यूज पर होगा। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर यदि कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। ठीक है, अक्यूज के ऊपर होगा। लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पर। 8B पर आ जाते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की बात करता है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन अपॉइंट करता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर? स्टेट। कितने? जितने वो चाहे, जितने उसको लगता है कि जरूरत है उतना, और उनका ज्यूरिसडिक्शन भी स्टेट ही डिटरमाइन करेगा, और पावर एक्सेट्रा जो है वो एक्ट से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए पावर देखते हैं। सब सेक्शन 2 जो है 8B का वो बताता है क्या क्या पावर होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि इस एक्ट के कंप्लायंस को इंश्योर करना है। ठीक है, प्रिवेंट करना है डाउरी के केसेस, लेना, अबेटमेंट, है ना, ये सब रोकना है। एविडेंसेस कलेक्ट करना है जो भी आवश्यक होंगे, जो भी नेसेसरी होंगे फॉर प्रोसिक्यूशन, एंड टू परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शंस। तो कुल मिलाकर जैसा नाम बता रहा डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, तो इनका प्राइमरी टास्क है डाउरी लेना देना, उसका अबेटमेंट एक्सेट्रा प्रोहिबिट करना, इस एक्ट के सारे प्रोविजंस का बेटर इंप्लीमेंटेशन कराना। ठीक है,
सबसेक्शन 3 देखें, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कन्फर सच पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, यानी कि पुलिस ऑफिसर के भी पावर्स इनको असाइन किए जा सकते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा के पावर, लेकिन कैसे? नोटिफिकेशन के द्वारा। और सबसेक्शन 4 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर में अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड भी अपॉइंट किया जा सकेगा। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन लोग होंगे भाई उस एडवाइजरी बोर्ड में? ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कितने होंगे भाई? 5 सोशल वेलफेयर मेंबर, नॉट मोर देन 5, मैक्सिमम 5, और इन 5 में से कम 2 होंगी कौन? महिलाएं। ठीक है, महिलाएं। तो मैक्सिमम 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स होंगे, उन 5 में से कम 2 महिलाएं होंगी। ठीक है, ये कह रहा है 4th सबसेक्शन। आगे बढ़ते हैं 9th सेक्शन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा इस पर ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, बस इतना सा आपको याद रखना है। ये पावर कहाँ पर दी हुई है? सेक्शन 9 में। तो यहाँ पर एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और फिर जो भी वो रूल बनाएगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखेगी, कब, कितने दिन के भीतर? 30 डेज के भीतर, है ना। ये एक सिंपल सी बात है जो आप याद रखिएगा। और बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता सेक्शन है सेक्शन 10, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जा रही कि स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट किससे रिलेटेड? भाई 8B में जो सब सेक्शन 2 है उससे रिलेटेड, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एक्सेट्रा के पावर, फंक्शंस, इन सब को लेकर रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट किन मामलों में रूल्स बनाती है भाई इस एक्ट में? 8B वाले मामलों में, है ना। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट वगैरह को लेकर रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अगेन स्टेट गवर्नमेंट भी उनको लेजिस्लेचर के सामने रखेगी 30 दिन के भीतर, लेकिन यहाँ पर 30 डेज का क्लॉज नहीं है, एज सून एज लिखा हुआ है। फाइन। अब देखिए द डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। हमने देखा सेक्शन 9 में किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक सेक्शन देखा था सेक्शन 4, जिसमें ये लिखा था कि शादी के टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, ब्राइड और ब्राइडग्रूम को दिए जाने वाले गिफ्ट डाउरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो गिफ्ट कैसे होंगे ये बताया जाएगा रूल्स में। तो ये रूल्स बनाने की पावर कहाँ है? सेक्शन 9 में। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो देखते हैं क्या रूल्स बनाया है, सीधे रूल्स देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड शैल बी मेंटेन्ड बाय द ब्राइड। ठीक है, जो भी गिफ्ट ब्राइड को मिल रही है, दुल्हन को मिल रही है, उसकी लिस्ट कौन बनाएगी? ब्राइड बनाएगी। सेम एज का रूल 2, द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ग्रूम शैल बी मेंटेन्ड बाय द ब्राइड ग्रूम, है ना। दूल्हे को मिलने वाले गिफ्ट की लिस्ट कौन बनाएगा? दूल्हा बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एवरी लिस्ट ऑफ प्रेजेंट रेफर्ड इन सब रूल 1 और सब रूल 2 शैल बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, शादी के टाइम चूंकि गिफ्ट मिल रहे हैं तो उनकी लिस्ट भी शादी के टाइम ही बनेगी, या फिर एज सून एज आफ्टर द मैरिज। भाई शादी ब्याह का माहौल है, टाइम लग सकता है, ठीक है, व्यस्त ज्यादा रहेंगे, तुरंत नहीं हो सका तो बाद में, लेकिन नियरेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे। और कैसी होगी ये लिस्ट? राइटिंग में होगी। ठीक है, वर्बल लिस्ट नहीं होगी, जिसमें क्या क्या होगा? एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा प्रेजेंट का, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है प्रेजेंट की, और जिस भी व्यक्ति ने दिया है वो गिफ्ट, है ना। लिफाफा दिया जाता है, देखा होगा, 51 रुपए, 101 रुपए, वो सारी लिस्ट जो है बनाई जाएगी। ठीक है, और इस पर दोनों लोग, ब्राइड और ब्राइडग्रूम, साइन भी करेंगे। ठीक है, दोनों साइन करेंगे कि हाँ भाई हमें इतनी गिफ्ट मिली है, ये देख लो आप, ये आप देख लो, और आओ साइन करते हैं। ठीक है, ये है रूल। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। एक्सप्लेनेशन छोटी सी बात यह कह रहा है कि भाई जहाँ पे दूल्हा या दुल्हन अनपढ़ है, इलिटरेट है, निरक्षर है,
साइन नहीं कर सकते, या अनपढ़ ना होने की वजह से नहीं, पर किसी अन्य वजह से वो साइन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे भाई, अंगूठा लगा देंगे, है ना, थंब इम्प्रेशन अपना दे देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन टू, यही सेम बात ग्रूम के लिए कर रहा है। ठीक है, कि भाई वो यदि साइन नहीं कर पा रहा फॉर सम रीजन, तो वो क्या करेगा, अपना थंब इम्प्रेशन लगा देगा साइन की जगह पर। और फोर्थ सब रूल कहता है, द ब्राइड और द ब्राइडग्रूम मे, इफ she or he so desires, obtain on either or both of the list referred in sub rule 1 or sub rule 2 the signature or signatures of any relations of the bride or bridegroom or of any person or person present at the time of marriage। यानी कि चाहें तो इस लिस्ट को एक तरह से अटेस्ट जैसा करवा सकते हैं, किससे, किसी रिलेटिव से, या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, ठीक है, जो प्रेजेंट है शादी के टाइम पर। ठीक है भाई, कि आपकी प्रेजेंस में ये गिफ्ट हमें मिला है, इस पर जरा हस्ताक्षर कर दो, ये कह रहा है सब रूल 4। ठीक है, तो ये था हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और उससे रिलेटेड जो मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट है वो दोनों। आई होप ये एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट दूर कर दूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो एडीपीओ एग्ज़ाम या फिर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिस ना करें। So this is me Varun Pradhan signing off. Thank you so much for joining this session. Please take good care of yours.